स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि पूरा बिजनेस स्टडीज एक वन शॉट में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, तो यही भाई आज हम आपके लिए लेकर आए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था कि भाई मैराथन में क्या होगा, वन शॉट में क्या होगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं, मैराथन की बात करें तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा, जैसे आप सभी को पता है कि 40 मार्क की बस केस स्टडीज आती है। ठीक है, एमसीक्यू वाली तो झंझट पहले सॉल्व करवा दी, ठीक है, नोट्स वाली चीज आपको सॉल्व करवा दी। अब यहाँ पे अगर मैराथन की बात करें तो हमारा मेन फोकस केस स्टडीज और चैप्टर नंबर 9 में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आने वाला है, बिकॉज मेरा अंदाजा कहता है कि भाई न्यूमेरिकल तो पक्का आना ही आना है। तो ये वाली चीज हम मैराथन पे फोकस करेंगे, लाइव करेंगे, सो दैट आपको अगर कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई शंका हो, तो वहां पे वो क्लियर हो जाए और नेक्स्ट दिन एग्जाम के लिए आप फुल प्रूफ तैयारी रखो। आज के सेशन की बात करो तो इस सेशन में हम बस कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, एक क्विक रिविजन के तौर पे। भाई इनडेप्थ हम नहीं पढ़ाएंगे, इनडेप्थ पढ़ाऊंगी तो भाई मुझे यहाँ पे बैठ जाना पड़ेगा 10-12 घंटा कम से कम, जो कि नहीं होना है। इट इज लाइक अ क्विक रिविजन की पढ़ के हो गया है, केस स्टडी सॉल्व करनी है तो फटाफट सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट केस स्टडीज में ये काम आ जाए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम जो है शुरुआत करते हैं विद चैप्टर नंबर 1। अब जैसे आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 1 यहां पे आपका कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 1 यहां पे आपका है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं अगर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो उसमें पहली चीज जो हम यहां पे करेंगे वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है। तो सबसे पहला वर्ड जो आपको याद रखना है, मैनेजमेंट क्या है, तो एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस, तो लोगों से काम करवा के लेना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो सके। राइट, तो मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो लोगों से काम करवा के लेता है, टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। क्यों काम करवा के लेना है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट समझाएंगे दैट इज द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, इट इज वन एंड द सेम। पहला फीचर कहता है कि मैनेजमेंट इंटैंजिबल है। इंटैंजिबल का मतलब क्या, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच मैनेजमेंट। आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसके रिजल्ट्स देख सकते हो, भाई रिजल्ट अच्छा मैनेजमेंट अच्छा, रिजल्ट अच्छा नहीं मैनेजमेंट अच्छा नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो कहता है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी, हर फंक्शन जो एज अ मैनेजर आप करते हो वो एक ही चीज पे फोकस करता है, दैट इज अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बेटा परवेसिव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जगह पे मैनेजमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। चीजों को मैनेज करो, काम को मैनेज करो, मैनेजमेंट है। लोगों को मैनेज करो, मैनेजमेंट है। ऑपरेशन साइकिल, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक मैनेज करो, मैनेजमेंट है। उसके बाद क्या आता है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोई भी फंक्शन करते वक्त मैनेजमेंट मौजूद होता है थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फीचर क्या कहता है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। याद रखना, एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल के लिए मैनेजमेंट नहीं होता, ना ही एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है। इसके लिए मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, टीम वर्क है। राइट, नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि मैनेजमेंट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बार बार लगातार ये बदलते रहता है। तो जैसे सिचुएशंस बदलती है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, मैनेजमेंट उसके डिसीजंस, उसके प्लान्स, उसकी पॉलिसीज बदल सकती है। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स को बेटा 3 हिस्सों में बांटा गया है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये फोकस कंपनी उसके बेनिफिट पे करता है। 3 तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहले तो आपको सर्वाइव करना है कंपटीशन, उसके बाद आपको पैसे कमाने पे ध्यान देना है, दैट इज प्रॉफिट, और उसके बाद कंपनी को बड़ा कैसे करे, एक्सपांड कैसे करे, डाइवर्सिफाई करे, वो है ग्रोथ। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद जब हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो वो सोसाइटी, उसके वेलफेयर के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि एट द एंड सोसाइटी और उसके रिसोर्सेज से तो बिजनेस चलता है। तो लोगों को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट देना, सस्ते से सस्ते दाम पे देना, इसी को कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी चीज आप सोसाइटी के लिए करो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करो, एनीथिंग दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद जब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, आप इसको पर्सनल कहो
ह्यूमन कहो, इंडिविजुअल कहो, वन एंड द सेम है। कहीं पे भी अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव फोकस करता है ऑन एम्प्लॉइज एंड उनका वेलफेयर, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा? तो उसको हम यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, राइट। साथ ही साथ अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? सबसे पहले अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट का काम होता है ग्रुप गोल्स के ऊपर फोकस करना, गोल्स के मुताबिक एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, फंक्शंस को निभाना और ये गोल्स को अचीव करना। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन में क्या बढ़ती है? एफिशिएंसी बढ़ती है। मैनेजमेंट हमेशा फोकस करता है कि हम काम को बेस्ट तरीके से मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज में करें और एफिशिएंसी को ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज करें, राइट। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जब मैं कहती हूं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो जब बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, मैनेजमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जो इस बदलते एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपने आप में ये चेंजेस को अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके वो सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल यहां पे देखता है, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहां पे क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बेटा यहां पे मैं अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, राइट, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट बेटा यहां पे क्या कहता है कि मैनेजमेंट को हमें तीन चीजों से कंपेयर करना है, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, राइट। तो यहाँ पे हमने आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ली, साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ली, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ली और ये देखा कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के साथ मैच करती है। तो देखा जाए तो आर्ट की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में मौजूद है, इसीलिए हमने कहा मैनेजमेंट इज एन आर्ट। साइंस की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज नॉट प्योर और एग्जैक्ट साइंस, बट हाँ मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है। प्रोफेशन की बात करें तो करेंटली प्रोफेशन की सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये मैनेजमेंट में मौजूद है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में मौजूद ना होने की वजह से हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, बट यस इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि यहां पे क्या है? दैट इज द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट को तीन लेवल में डिवाइड किया जाता है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप लेवल की बात करें तो पीपल विथ मैक्सिमम अथॉरिटी, जैसे कंपनी के सीईओ है, सीएफओ है, सीटीओ है, सीओओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सारे लोग जिनके पास टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको हम यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट में डालते हैं। याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, कोई भी सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, लियासिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड देखते हैं, ये सारी चीजें टॉप लेवल के फंक्शंस में आती है। उसके अंदर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जहां पे जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो मौजूद होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करूं तो जनरली अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करना, उनको टास्क देना, अपने डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट करना, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को मोटिवेटेड रखना, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। साथ ही साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है उसको समझ के इंप्लीमेंट भी करता है, राइट। उसके बाद जब हम लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसको लोअर कहो, ऑपरेशनल कहो, सुपरवाइजरी कहो, इट इज वन एंड द सेम। लोअर लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली वर्कर्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो वर्कर्स का वेलफेयर देखना, उनकी सेफ्टी देखना, उनके प्रॉब्लम्स, ग्रीवियंसेस को अपर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना, ये सुपरवाइजरी लेवल का काम होता है। याद रखना जो भी एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस ऑफ द पिरामिड में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि यहां पे क्या है? दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहां पे बेटा अगर मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, जो कि क्या था? POSDC। क्या बताया था मैंने? POSDC, ठीक है। तो यहां पे अगर मुझे फंक्शंस को याद रखना है, मैं ये शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकती हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग क्या कहता है? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। याद रखना प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है।
उसके बाद सेकेंड फंक्शन पे जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग, जहां पे हमारा मेन काम होता है कि जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को अरेंज करना एज पर प्लान और एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाना है एंड सो ऑन, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं जो कि है स्टाफिंग, जिसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। तो सही व्यक्ति को सही पोजीशन के मुताबिक चूज करके यहां पे कंपनी में लेकर आना, राइट। यहां तक तो हम सारी तैयारी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, रिसोर्स आ रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, बट डायरेक्टिंग पे एक्शन इनिशिएट होता है। डायरेक्टिंग का काम होता है एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देना, एज पर प्लान उनको मोटिवेटेड रखना, लीडरशिप का रोल निभाना, कम्युनिकेशंस करना एंड सो ऑन, राइट। तो आपने काम बता दिया, लोग काम करने लगे, फिर आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि चीजें प्लान के मुताबिक हो। प्लान बनाया, चलो बहुत बढ़िया, बट प्लान को फॉलो ही नहीं किया, तो प्लान का क्या मतलब, तो कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि चीजें प्लान के मुताबिक हो, ठीक है। उसके बाद हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कोऑर्डिनेशन का काम होता है टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको बेसिकली ज्वाइन करना, सिंक्रोनाइज करना, अलाइन करना। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होता है, और कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है जो हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है, हर एक डिपार्टमेंट में होता है, और ये कंटिन्यूअस इन नेचर भी होता है। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन की जरूरत आजकल बहुत बढ़ते जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज इन साइज होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति, हर एक डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइजेशन होता है, तो स्पेशलाइजेशन सब अपने अपने चीजों में माहिर होते हैं, तो अपनी अपनी चीजों पे फोकस करते हैं, बट एंड में हमें सभी को ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लाना है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब यहां पे अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आप सभी को पता है कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करो तो इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको करके जानी है। 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फियोल और टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड 14 प्रिंसिपल मेरी बेट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी पढ़ना है, फीचर्स को भी पढ़ना है, छोड़ के कुछ मत जाना मेरे दोस्त। क्विक 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 सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो चलिए आगे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो एग्जैक्टली हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करती हूं तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है, जिसके बेसिस पे मैनेजर्स जो है अपने डिसीजंस लेते हैं। याद रखना ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि यही करना है, ये प्रॉब्लम आए तो ये करना है, ना ना ना, ये बस गाइडलाइन है फॉर द मैनेजर्स की एज अ मैनेजर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन लेना, तो किस तरीके से आपको ये लेना चाहिए, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। देखिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के कोई भी कोने में हो, ये प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। साथ ही साथ दे आर जनरल गाइडलाइंस, कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है बाबा, जनरल गाइडलाइंस है जिसको पढ़कर समझकर आप अपने डिसीजंस अच्छे से ले सकते हो। उसके अलावा दे फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। रातों रात ये प्रिंसिपल्स नहीं बने थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद इसको प्रिंसिपल्स बनाया गया। दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल मतलब क्या कि सिचुएशन के मुताबिक, काम के मुताबिक, ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आप ये प्रिंसिपल्स जो है उसको चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या करने से क्या होगा ये आपको बताया जाता है, फिर कौन सी सिचुएशन में क्या करना है ये आप डिसाइड करो। उसके अलावा दीज प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, सिचुएशनल। तो इसका जो भी रिजल्ट है, जो भी इसका आउटपुट है वो वेरी हो सकता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करो तो इंपॉर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफडब्ल्यू टेलर तो बोल बोल के थक गए कि साइंटिफिक डिसीजन लो, इंट्यूशन से तुक्के से ना लो। उसके अलावा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। देखो बेटा, एनवायरमेंट बदलते रहता है, सिचुएशंस बदलती रहती है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको मदद करता है कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी आप चेंजेस ला सको। उसके अलावा ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी टेलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट
चीजें थी जिसके ऊपर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बनी, राइट तो हर एक प्रिंसिपल यही कोशिश करता है कि किस तरीके से आप ऑप्टिमम रिसोर्सेज को यूज करो, किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको, और साथ ही साथ ये मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी भी देता है कि आप उस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, दैट इज द 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योर्ड। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। बड़े बड़े जो काम होते हैं उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो और स्पेशलाइजेशन के मुताबिक आप उसको अलोकेट करो। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दिया हुआ काम सही तरीके से सही समय पे करना। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ओनली अथॉरिटी है तो पावर का मिसयूज हो सकता है, ओनली जिम्मेदारी है अथॉरिटी नहीं है तो हो सकता है जिम्मेदारी समय से पूरी ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, सारे सुपरवाइजर्स अच्छे होने चाहिए, पेनल्टीज है तो सबके लिए एक समान होनी चाहिए, जो भी गिवन काम है सबको सही तरीके से सही समय पे चुपचाप पूरा करना चाहिए। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन यूनिट वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान मतलब एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए, भले सब अपना अपना काम करे बट एंड में सबको मिलजुल कर जाना है एक ही रास्ते, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है एक जन का एक बॉस, कभी दो बॉस नहीं होने चाहिए, एक व्यक्ति को एक ही बॉस इंस्ट्रक्शंस दे, ऑर्डर्स दे, वो उसकी सुने और उसका काम करे। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब क्या, खुद का फायदा, जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का फायदा। तो हेनरी फ्योर्ड के मुताबिक जो भी यहाँ पे आप डिसीजंस लेते हो, राइट, उसमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पहले सोचो, फिर अपने फायदे के बारे में यहाँ पे सोचो, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन बेटा यहाँ पे क्या कहता है कि एम्प्लॉयज को आपको फेयरली रेम्यूनरेट करना चाहिए, चाहे वो वेजेस हो, सैलरीज हो, पर्क्स हो, मार्केट में कंपटीशन देखो, मिनिमम वेजेस एक्ट देखो और उस मुताबिक एम्प्लॉयज को पे करो। नेक्स्ट क्या है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो बेटा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ लोग हैं जो सारा डिसीजन ले रहे हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि भाई यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ अथॉरिटी होती है, सबको थोड़ा थोड़ा पावर दिया जाता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जहां पे एक चेन ऑफ अथॉरिटी डेवलप होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और कम्युनिकेशन उसके मुताबिक, उस चेन के मुताबिक ही आपको चलाना होता है। बट मान के चलो इमरजेंसी है, किसी को अर्जेंटली कुछ बोलना है तो इतना लंबा चौड़ा चेन फॉलो नहीं कर सकते, तो इसके लिए इसमें दिया गया है गैंग प्लैंक। उसके बाद नेक्स्ट आता है तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बेटा यहाँ पे क्या कहता है, ऑर्डर ऑर्डर ना, लोग और चीजों की एक फिक्स जगह होनी चाहिए और वो उसी जगह पे होना चाहिए, सो दैट उसको ढूंढने में, खोजने में यहाँ पे समय की बर्बादी ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो यहाँ पे क्या कहता है कि भाई सबको एक समान से ट्रीट करो, कोई भी बायसनेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ट्रेडिशन ना करो। उसके बाद आता है द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बेटा यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को अननेसेसरी बार बार हायर, फायर, टर्मिनेट, ट्रांसफर ना करो, जॉब सिक्योरिटी दो, एक जगह पे रखो, सो दैट वो काम पे फोकस कर सके, हमेशा डर ना बना रहे। उसके बाद आता है द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स बेटा यहाँ पे क्या कहता है, टीम वर्क, ठीक है, टीम यूनिटी, इसके ऊपर फोकस करो, आई को वी से रिप्लेस करो, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, दैट इज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो यहाँ पे आएंगे आपके टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है जो यहाँ पे टेलर ने दिया था, सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है, दैट इज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर का क्या कहना था कि साइंस कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, यहाँ पे डिसीजन तुक्के से नहीं लिए जाते, बट जो भी डिसीजन आप लो साइंटिफिक एनालिसिस से आपको डिसीजन को लेना चाहिए। हर एक काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, उसको फाइंड आउट करके उसी मेथड को फॉलो करके काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट भी होते हैं, वर्कर्स भी होता है, तो दो ग्रुप ऑफ पीपल है,
मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को मिलजुल कर एक साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा करके नहीं करना है। नेक्स्ट आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है, जो कहता है कि भाई कॉपरेट करके काम करो। मैनेजर्स जो है, मैनेजमेंट जो है वर्कर्स की सुने, सजेशंस ले, प्रॉब्लम को समझे, सॉल्व करे। वर्कर्स यहाँ पे बार बार स्ट्राइक करूंगा, लॉकडाउन करूंगा, ये चीजें ना करें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज डिफरेंशियल, मतलब सॉरी नेक्स्ट चीज है वो क्या कहता है, तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द बेस्ट कैपेबिलिटी और बेस्ट एबिलिटी। तो वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, वर्कर्स को चीजें सिखानी चाहिए। सिलेक्शन के टाइम ये देखना चाहिए कि किसकी क्या एक्सपर्टाइज है, स्पेशलाइजेशन है, उस मुताबिक सिलेक्ट करो और उनको वही काम दो कि वो भी अपने आप को इंप्रूव कर सके, वो भी अपने आप को यहाँ पे करियर में आगे लेके जा सके। ठीक है, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए टेलर ने काफी सारी साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी थी, जिसमें सबसे पहली टेक्निक कौन सी थी, तो द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। राइट, फंक्शनल फोरमैनशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे टेलर ने 8 फोरमैन सजेस्ट किए थे, 2 डिपार्टमेंट में, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट पे जो भी फोरमैन थे उनका काम था प्रॉपर्ली चीजों को प्लान करना, जैसे रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है। उसके अलावा उन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क दिया था, डिसिप्लिनेरियन दिया था। साथ ही साथ प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करें तो उनका काम था एक्चुअल प्रोडक्शन को ठीक से मेंटेन करना। तो स्पीड बॉस टाइम के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं देखे, कैन बॉस रिसोर्सेज अरेंज करे, रिपेयर बॉस मशीन का मेंटेनेंस देखे और इंस्पेक्टर जो है वो क्वालिटी ऑफ आउटपुट देखे। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टेक्निक यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर ने दी थी वो थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या था कि आउटपुट में यहाँ पे प्रॉपर स्टैंडर्ड आउटपुट बने, उसके लिए प्रॉपर रॉ मटेरियल, प्रॉपर स्टैंडर्ड टूल्स, टेक्निक्स को यूज करो। सिंप्लीफिकेशन का कहना क्या था कि जो अननेसेसरी वैरायटीज है उसको आप यहाँ पे क्या करो, तो एलिमिनेट करो। राइट, उसके अलावा जो नेक्स्ट टेक्निक उन्होंने दी थी दैट वाज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था कि हमें जो है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव जो एम्प्लॉयज होते हैं इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। टाइम स्टडी के मुताबिक हमें टारगेट सेट करना है। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज जो है, जो टारगेट पूरा करते हैं उससे ज्यादा करते हैं, उसको ज्यादा वेजेस देने। अनएफिशिएंट या अनप्रोडक्टिव जो है उनको यहाँ पे कम वेजेस देने हैं। राइट, उसके बाद उन्होंने दिया था मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में उन्होंने यही कहा था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स जो है इनको एक दूसरे के खिलाफ जो उनकी सोच है, एटीट्यूड है, उसमें बदलाव लाना है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वर्क स्टडी, जिसके अंदर उन्होंने 4 टेक्निक्स दी थी। मेथड स्टडी टू फाइंड द बेस्ट मेथड, मोशन स्टडी जहां पे प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मोशन देखो, अनप्रोडक्टिव मोशन को एलिमिनेट करो। फैटिग स्टडी जहां पे रेस्ट इंटरवल्स को लेकर डिसीजन लेने हैं कि कितने रेस्ट इंटरवल्स हो, ड्यूरेशन क्या हो, कब दिए जाए एंड सो ऑन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइम स्टडी, जो ये देखता था कि भाई एक समय में एक टाइम पे कितना आपका काम हो सकता है, उस मुताबिक टारगेट सेट करो, उस मुताबिक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाओ और उसके मुताबिक ही यहाँ पे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 3, जो कि है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं, ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है या तो क्या कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली सराउंडिंग्स है। देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब सराउंडिंग होता है, बट बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी उसके सराउंडिंग्स है, याद रखना इट इज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है जो बिजनेस के बाहर है और बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बट इनके जो चेंजेस है उसका इंपैक्ट बिजनेस पे आता है। साथ ही साथ इसमें स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस दोनों होते हैं। स्पेसिफिक मतलब ऐसे फोर्सेस जो बिजनेस के ऊपर या एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर कोई ना कोई असर करे। जनरल फोर्सेस मतलब जो सारे बिजनेस पे कोई ना कोई इंपैक्ट रखे। नेक्स्ट क्या है, दैट इज इंटर रिलेटेडनेस। सारे जो फैक्टर्स है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं या फिर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कोविड आया तो लोगों की लाइफस्टाइल बदली, इंटर रिलेटेडनेस। उसके अलावा ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है डायनामिक और अनसर्टेन है। डायनामिक मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इसमें बार बार लगातार बदलाव आते रहते हैं और साथ ही साथ आप ये चेंजेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या कोशिश करो तो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहते हैं दे आर अनसर्टेन। साथ ही साथ बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स और रिलेटिव भी होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या कि बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट कर भी लिया तो इसका आपके बिजनेस पे क्या कब कितना इंपैक्ट होगा ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये रिलेटिव है, जगह टू जगह, देश टू देश ये बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पे सबसे पहली चीज बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, जो भी आने वाले थ्रेट्स है, आपको ये पहले पता चल जाता है तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। साथ ही साथ जो भी यूजफुल रिसोर्सेज है आप उनको अर्ली टैप करके, या आपको ये यूजफुल रिसोर्सेज स्कैनिंग के टाइम पता चल सकते हैं जिसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर पाओगे। साथ ही साथ जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ ही आपको कोप करने में मदद करता है, क्योंकि होने वाले चेंजेस पहले से हमें पता चल जाते हैं तो उस मुताबिक हम अपने आप में अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला सकते हैं। प्लस ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। देखिए बेटा, जब भी हम प्लान्स बनाते हैं, प्लान्स फ्यूचरिस्टिक है, तो ऐसे केस में कल क्या होने वाला है ये सोच के आज आपको प्लान करना है, राइट। तो ऐसे केस में कल क्या होगा, कब होगा, क्या चेंजेस आते हैं, ये फोरकास्ट जब आप कर लेते हो उस मुताबिक आप अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज को डिजाइन कर लेते हो, और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर पाता है, क्योंकि आप पहले से आपको पता है तो उस मुताबिक आपने चीजों को बनाकर एडजस्ट करके ले लिया है ना, तो भाई ये इंपैक्ट इतना चेंजेस का आपके ऊपर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आगे जाते हैं टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को 4 डिफरेंट डायमेंशंस में यहां पे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, तो जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस या चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस आते हैं इसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डालते हैं, चाहे वो चेंज इन इंटरेस्ट रेट हो, सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक इंडाइसिस हो, इन्फ्लेशन हो, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है। उसके अलावा जब मैं सोशल एनवायरनमेंट की बात करती हूं तो सोसाइटी में आने वाले चेंजेस, चाहे वो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, फैशन हो, वैल्यूज हो, फंक्शंस हो, रिलीजन्स हो, ट्रेडिशंस हो, ये सोशल एनवायरनमेंट में आता है। उसके अलावा जब मैं टेक्निकल एनवायरनमेंट की बात करती हूँ तो टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस आए, कोई भी इनोवेशन आए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, जैसे चैट जीटीपी आया तो दैट इज टेक्निकल एनवायरनमेंट। एआई इंक्रीज हो रहा है, टेक्निकल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अलावा जब मैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करूं तो कंट्री की गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लाती है, प्लान्स लाती है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ये सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। प्लस अगर मैं यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट की बात करूं तो लीगल एनवायरनमेंट में जो भी एक्ट्स, कायदे कानून बनता है, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, नो चाइल्ड लेबर एक्ट, तो ये सारे जो एक्ट्स है, कायदे कानून है जो आप पढ़ते हो कभी कभी, दैट इज अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4 जो कि है यहाँ पे प्लानिंग। तो यहाँ पे प्लानिंग में अगर प्रोसेस की बात करें या फिर जो टाइप्स ऑफ प्लान्स है, लिमिटेशंस, इंटरनल लिमिटेशंस स्पेसिफिकली, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट हम तो भाई सारे क्वेश्चंस क्विक रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग क्या है, तो डिसाइडिंग इन एडवांस, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है, क्या आपको एडवांस में डिसाइड करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। साथ ही साथ अगर प्लानिंग के यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि भाई प्लानिंग यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले डायरेक्शन देता है, पहले से पता होता है कि कब किसको क्या करना है। साथ ही साथ जो अनसर्टेनिटीज होती है, बिकॉज हम पहले से यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर चेंजेस आने वाले, उसके मुताबिक हम प्लान बनाते हैं, तो आने वाले जो चेंजेस है उसको हमने प्लान में एडजस्ट कर लिया है, तो अनसर्टेनिटी हट जाती है। एंड जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, प्लानिंग के टाइम जो सजेशन आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, उसको लेकर हम प्लान को कर सकते हैं। प्लस जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करता है, कि यहाँ पे आपको डिसीजन लेने होते हैं, आप प्लान्स के मुताबिक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। प्लस प्लानिंग की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग है। देखो बेटा, कंट्रोलिंग है क्योंकि प्लानिंग है, कंट्रोलिंग कहता है टू इंश्योर प्लान्स आर फॉलोड, तो प्लान्स है तभी तो आप इंश्योर करोगे कि प्लान फॉलो हो रहा है, अगर प्लान ही नहीं है तो कंट्रोल किस चीज से करोगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली 2 लिमिटेशंस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बट एक्सटर्नल लिमिटेशंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई आपके कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडिटी आ जाती है, एक बार प्लान बन गया तो आप उसमें इजीली चेंजेस नहीं ला सकते एज पर सजेशन। नेक्स्ट, प्लानिंग जो है डायनामिक एनवायरनमेंट में काफी बार काम नहीं करता, अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक है जिसमें बार बार लगातार चेंजेस आता है तो हो सकता है प्लानिंग फेल हो जाए क्योंकि आप ये चेंजेस को अडैप्ट नहीं कर पाओगे। प्लस प्लानिंग क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है, क्योंकि भाई यहाँ पे अभी आप सजेशन नहीं दे सकते, इनोवेटिव आइडिया है तो भी प्लान में डाल नहीं सकते, तो लोग यहाँ पे ना प्लान में आइडिया देना छोड़ देता है। प्लस यहाँ पे प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देखो बेटा, प्लान्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो प्लान करने के लिए बहुत समय और खर्चा हो जाता है। ठीक है, प्लस जो है प्लान से प्रोवाइड अ बेस फॉर सक्सेस बट इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। भले आप मेहनत कर रहे हो, भले आप खर्चा कर रहे हो, टाइम डाल रहे हो, बट फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि प्लान फॉलो करके भी आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा।
राइट अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस है तो सीक्वेंस याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो बेटा, प्लानिंग की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्टिव सेट होकर होती है, गोल सेट होता है, देन वो गोल को अचीव या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान को बनाया जाता है। उसके बाद हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस करते हैं, जहां पे हम फ्यूचर अजम्पशंस को पहले ले लेते हैं कि कल उठ के जो भी चेंजेस आने वाले हैं उसको अज्यूम करके, फोरकास्ट करके, देन हम प्लान उसके मुताबिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना। बेसिकली आप जब प्लान बनाते हो तब जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, वो आप सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसको यहाँ पे आप क्या करते हो, लिस्ट कर देते हो। ठीक है कि भाई ये तरीके हैं जिससे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकता है। देन हर एक तरीके को इवेल्युएट करते हो कि इनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है। जो भी बेस्ट तरीका होता है उसको आप सिलेक्ट करते हो एंड देन उसी को अपने प्लान में इंप्लीमेंट करते हो। बट फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चेंजेस आए तो उस चेंजेस के मुताबिक आपको जो है प्लान्स को भी मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब यूज एंड थ्रो टाइप की, भाई एक बार यूज किया काम खत्म, प्लान खत्म। स्टैंडिंग प्लान मतलब जिसको आप रिपीटेटिवली यूज कर सकते हो, सेम इवेंट के लिए बार बार सेम टू सेम प्लान को आपको इस्तेमाल करना है। सिंगल यूज प्लान में सबसे पहले जो आपका प्लान आता है दैट इज योर प्रोग्राम। अब प्रोग्राम और बजट की बात करें तो भाई प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। बजट की बात करें तो बजट एक ही ऐसा प्लान है जो यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में दिया जाता है, जैसे सेल्स बजट है, एडवर्टीजमेंट बजट है, मार्केटिंग बजट है, इवेंट बजट है एंड सो ऑन। उसके अलावा अगर हम स्ट्रेटेजिक्स या स्ट्रेटेजीज या ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स की बात करें, सबसे पहले तो भाई स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव्स है, दे आर नॉट अ स्टैंडिंग प्लान, दे आर नॉट अ सिंगल यूज प्लान। स्ट्रेटेजी सबसे कॉम्प्लेक्स प्लान होता है जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बनाया जाता है। पॉलिसीज की अगर बात करूं तो पॉलिसीज जनरली जो एक कॉमन रिकरिंग इश्यूज होते हैं उसको लेकर एक पॉलिसी यहाँ पे बनाई जाती है, जैसे नो क्रेडिट पॉलिसीज। प्रोसीजर की बात करूं तो इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो आपको कैरी आउट करने हैं। मेथड्स की बात करूं तो कोई भी काम को एक स्पेसिफिक वे में करना, इसको कहते हैं मेथड। रूल्स की बात करूं तो भाई क्या करना है, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, ये आपको यहाँ पे रूल्स बताते हैं। राइट, चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब हम जाते हैं टू चैप्टर नंबर 5, जो कि कौन सा है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हम समझे तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम सिमिलर एक्टिविटीज के बेसिस पे ग्रुप करते हैं कि जो भी सिमिलर एक्टिविटीज है उसका एक ग्रुप बना के उसको डिपार्टमेंट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको कर हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं एंड देन सेकेंड रूल ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, टू एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक हम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बना के एक फ्लो या स्केल ऑफ अथॉरिटी जो है या चेन ऑफ अथॉरिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम डेवलप करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की अगर बात करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पे अगर पहली या सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं सो दैट ये हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो उसमें हम सबसे पहला काम करते हैं डिविजन ऑफ वर्क। तो जो भी टोटल काम है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इनटू डिफरेंट स्मॉलर टास्क और एक्टिविटीज। देन हम क्या करते हैं, तो सिमिलर एक्टिविटीज को लेकर एक ग्रुप करके उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डालते हैं, जिसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक बार डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए तो हम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाने के लिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करते हैं, किसका क्या काम होगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, ये एक बार हम सबको दे देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी फिर हम क्या करते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, इसको हम यहाँ पे डेलीगेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं तो सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट बनाया, हर एक डिपार्टमेंट में उसकी जो स्पेशलाइज एक्टिविटी है वो दे दी, तो हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है। साथ ही साथ कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, तो एकदम क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लस ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, क्योंकि हम वर्क को डिवाइड करके अलॉकेट कर रहे हैं तो कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। प्लस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन
होता है, हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो उसी में एक्सपर्ट है, प्लस उस डिपार्टमेंट में वही काम के रिलेटेड सारे एक्टिविटीज है, तो मैनेज करना आसान है। प्लस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बहुत इजीली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के बाद कर सकता है। कोई डिपार्टमेंट ऐड करना है, कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, तो विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम इसको आसानी से यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसको दो स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जा सकता है। एक है आपका यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है आपका यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर तब बनाया जाता है जब यूनी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सिंगल प्रोडक्ट को बनाए। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बनते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो एक मार्केटिंग हो गया, एक प्रोडक्शन हो गया, एक फाइनेंस हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट्स को बनाया जाता है। सेकेंड, जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है तो इसको डिविजनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जहां पे हम प्रोडक्ट की वाइज डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, सब ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं और हर एक प्रोडक्ट को अपने अपने डिपार्टमेंट, जैसे सोप है तो सोप का अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, कॉस्मेटिक्स है तो उसका अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे होगा। राइट, चलिए उसके बाद जो दूसरे दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो सकते हैं, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक फॉर्मली डेवलप सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जहां पे हर एक की अथॉरिटी है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, बेसिकली डेलिबरेटली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट नहीं हम करते डेलिबरेटली, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जब हम ऑफिस जाते हैं, दोस्त यार बनाते हैं, तो बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सोशलाइजेशन ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे कहीं पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो जाता है। राइट, उसके बाद अगर हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखें ऑर्गेनाइजिंग में, तो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में सबसे पहले आता है डिसेंट्रलाइजेशन, देन आता है डेलीगेशन। पहले अगर डेलीगेशन की बात करें तो भाई डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, तो डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, मतलब जब सुपीरियर कुछ एक पार्ट ऑफ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को देता है काम के साथ कि भाई ये काम तेरे को करना है, साथ ही साथ अथॉरिटी पास ऑन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं। याद रखना, पार्ट ऑफ अथॉरिटी कभी भी पास ऑन होता है, पूरी अथॉरिटी कभी भी पास ऑन नहीं हो सकती। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की अगर बात करें, ठीक है, याद रखना एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यहां पे दिए गए हैं। कौन से तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है, तो सबसे पहले यहां पे आता है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, तो पावर टू टेक डिसीजन। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपने गिवन काम को सही तरीके से सही समय पे करना। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी, मतलब यहां पे आपको जो काम दिया गया है अगर आपने वो नहीं किया तो आप आंसरेबल हो। याद रखना, अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पे अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहां पे क्या होता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अथॉरिटी को हर एक लेवल पे पास ऑन करते हो। याद रखना है, इट इज सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड, और वो पहले से किया जाता है। डेलीगेशन बेस्ड ऑन वर्क, पर्सन टू पर्सन, सुपीरियर टू सुपीरियर किया जाता है। प्लस अगर डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें, याद रखना डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप ग्रोथ फैसिलिटेट कर सकते हो, क्विक डिसीजंस ले सकते हो, टॉप मैनेजमेंट अपने काम पे फोकस कर सकता है, और साथ ही साथ जो लोअर लेवल्स होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग पावर देके आप फ्यूचर मैनेजर्स यहां पे तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, दैट इज द स्टाफिंग। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टाफिंग का एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्टाफिंग की अगर बात करें तो स्टाफिंग का मेन एम होता है द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट पोजीशंस को मोस्ट कंपीटेंट एम्प्लॉय के साथ फिल करना, मोस्ट कंपीटेंट पर्सन के साथ फिल करना, दैट इज सोन एज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की बात करूं तो स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली जरूरी चीज स्टाफिंग कहता है कि भाई हम यहाँ पे कंपीटेंट पर्सनल लाके देते हैं जिससे
ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर सकता है, विच लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए, देखो बेटा, लोग ही होते हैं जो गोल्स अचीव करते हैं, लोग ही होते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए स्टाफिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं तो इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग करते वक्त हम ये भी देखते हैं कि कितना काम है, कितने लोग हैं, कितने लोगों की जरूरत है। तो ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग ना हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो, ये भी स्टाफिंग इंश्योर करता है। प्लस जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, देखो बेटा, सिलेक्शन करते वक्त हम ये इंश्योर करते हैं कि सही व्यक्ति को सही काम दे, उसकी कैपेबिलिटी, स्किल, स्पेशलाइजेशन के मुताबिक काम दे, कि वो जॉब करते वक्त सेटिस्फाइड रहे, उसको वो काम करने में भी एक तरीके से आप कह सकते हो मजा आए। ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे स्टाफिंग के प्रोसेस की बात करती हूँ, ठीक है, तो स्टाफिंग की अगर बात की जाए तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या कहता है। स्टाफिंग करते वक्त सबसे पहली और जरूरी चीज जो हम करते हैं दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो हम पहले वर्कलोड एनालिसिस करते हैं कि काम कितना है, देन हम वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं कि कितने लोग हैं, देन हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि इतना काम है, इतने लोग चाहिए और इतने लोग ऑलरेडी है, तो कितने लोगों को हमें लाना है ये हम अंदाजा लगा लेते हैं। सेकंड, हम क्या करते हैं, तो हम उसके मुताबिक जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं। तो रिक्रूटमेंट की अगर यहाँ पे बात की जाए बेटा, दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट, दिस इज रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का काम होता है कि मैक्सिमम एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करना, देन उन एप्लीकेंट्स में से हम सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, देन उसको उनकी जॉब पोजीशन देके, जॉब डिस्क्रिप्शन देके प्लेसमेंट करते हैं, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज ओरिएंटेशन। देन अगर जरूरत पड़ी तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, देन उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, काम को एनालिसिस करते हैं, कितना क्या काम किया, कितने टारगेट पूरे किए, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। देन यहाँ पे हम प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की बात करते हैं, राइट। चलिए, अब यहां पे अगर रिक्रूटमेंट की बात करी जाए तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, दैट इज द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में मेनली दो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करूं तो इसमें मेन दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, दैट इज ट्रांसफर एज वेल एज प्रमोशन। ट्रांसफर का काम होता है कि जहां पे काम नहीं है वहां से जहां पे काम है एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर देना, ठीक है। जबकि प्रमोशन की बात करो तो वर्टिकली अपवर्ड होता है, जहां पे एम्प्लॉयज को प्रमोशन करके हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन, हायर पे पैकेज जहां पे दिया जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेस की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेस है जिसको हम मैराथन में कवर करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडीज भी आ सकती है। तो मैराथन में ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेस को कवर करेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर क्या केस स्टडीज आ सकती है ये भी बिल्कुल हम आपको यहां पे बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहां पे कौन सा है, दैट इज द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो सबसे पहले बेटा यहां पे ट्रेनिंग को समझ ले, उसके बाद मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पे जाते हैं। तो यहां पे अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, ठीक है, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि एज एन एम्प्लॉय आप जो भी काम को कर रहे हो उसको बेस्ट तरीके से, एफिशिएंटली, बेटर तरीके से कर सको, इसके लिए आपको यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग मेथड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। आपके सिलेबस के मुताबिक सिर्फ दो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आपको यहां पे करने हैं। कौन से हैं वो दो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, वो मैं आपको यहां पे बता दूं, ठीक है। दो भी नहीं है, बेसिकली एक ही है, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा ऑन द जॉब है एंड देन ऑफ द जॉब है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात करो तो उसमें अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जहां पे आप एक मास्टर वर्कर के अंदर, जैसे कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन है तो पहले जो एक एक्सपर्ट है जो मास्टर है उसके अंडर काम करके आप सीखते हो। कोचिंग की बात करें तो यहाँ पे आप क्लासेस में जाके कोचिंग लेकर आप यहाँ पे सीखते हो। उसके बाद इंटर्नशिप की अगर बात करें तो जनरली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है वो अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं टू गेन कॉर्पोरेट नॉलेज, टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद जॉब रोटेशन की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको शिफ्ट करके अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाती है, अलग अलग चीजें सिखाई जाती है। अब ऑफ द जॉब मेथड की बात करें तो भाई आपको सिर्फ एक ही ऑफ द जॉब मेथड सीखना है, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज अ डुप्लीकेट या तो डमी मॉडल ट्रेनिंग, जहां पे जब भी सोफिस्टिकेटेड हाई एंड मशीनरी की बात आती है तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर में लेके जाके आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन द जॉब का मतलब ये होता है कि आप काम को करते करते आप चीजों को यहां पे सीखते हो, ठीक है। चलिए, अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट।
जो कि है आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन जब कंपनी में आ जाते हैं, तो उसके बाद बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट जॉब को सिलेक्ट करना होता है। कैसे बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे? तो पहली चीज जो हम करते हैं दैट इज द प्रिलिमिनरी स्कैनिंग। ठीक है, प्रिलिमिनरी स्कैनिंग में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, तो जो भी हमें रिज्यूम्स या सीवी आते हैं उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट के साथ मैच होता है रखते हैं, नहीं मैच होता है तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं। देन जो रिक्वायरमेंट्स के साथ रिज्यूम मैच होता है, सबसे पहले हम उनकी सिलेक्शन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। अब डिफरेंट टाइप से सिलेक्शन टेस्ट है, जैसे ट्रेड टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट है, ठीक है, उसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो हर एक टेस्ट का अपना पर्पस होता है। अगेन इसको मैराथन में इन डिटेल में आपको करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द एम्प्लॉयमेंट, जो हम यहाँ पे करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हम जो लेते हैं दैट इज फेस टू फेस इंटरव्यू। जहां पे फेस टू फेस इंटरव्यू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप फेशियल एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस लेवल, ये आप फेस टू फेस इंटरव्यू में देख सकते हो। एक्सपर्ट पैनल यहाँ पे होता है। उसके बाद हम रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो कहता है ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है दया, तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं। उसके बाद हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं कि हम किसको सिलेक्ट करेंगे। देन उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिटनेस टेस्ट चेक करते हैं, देन उसको एक जॉब ऑफर देते हैं जिसमें सारी डिटेल्स, इन डिटेल सारी चीजें मेंशन होती है कि क्या काम होगा, क्या पैकेज होगा, क्या पर्क्स होगा, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, हर एक चीजें इन डिटेल मेंशन होती है। सामने वाला व्यक्ति जब जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता है तब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे साइन होता है। याद रखना, अगर जॉब ऑफर रिजेक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं साइन होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट है दैट इज चैप्टर नंबर 7, जो कि कौन सा है दैट इज डायरेक्टिंग। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करूं तो वैसे तो डायरेक्टिंग में बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन मेरा बेट है कि एक जो है यहाँ पे बैरियर्स टू जो कम्युनिकेशन है, भाई बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आपको कर ही यहाँ पे जाना है। ठीक है, प्लीज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को करे बिना नहीं जाना। ठीक है, चलिए डायरेक्टिंग की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टिंग के मीनिंग की बात करूं तो डायरेक्टिंग एग्जैक्टली क्या है, तो डायरेक्टिंग मल्टीपल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जहां पे सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इसको यहाँ पे कंपाइल किया गया है। डायरेक्टिंग वो स्टेज ऑफ फंक्शन है जहां पे एक्चुअल एक्शन इनिशिएट होता है, जहां पे हम एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देते हो, मोटिवेट करते हो, कम्युनिकेट करते हो कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है, और यहाँ पे काम की एग्जैक्टली शुरुआत होती है। अब डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें तो डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये वो स्टेज है जहां पे एक्चुअल एक्शन इनिशिएट होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग पे बस आप चीजों को अरेंज कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, ला रहे हो, काम की शुरुआत डायरेक्टिंग पे होती है। उसके अलावा डायरेक्टिंग से इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी आती है, जहां पे आप सबको इंस्ट्रक्शंस देके एक तरीके से ग्रुप को टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल मूव करते हो। प्लस डायरेक्टिंग की बात करें तो भाई ये एक तरीके से एफिशिएंसी लाने की कोशिश करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके कोशिश करता है कि उनसे मैक्सिमम आउटपुट हो। प्लस ये हेल्प्स टू इंप्लीमेंट चेंजेस, जो भी चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करके, एम्प्लॉय को एक तरीके से गाइड करके, डायरेक्ट करके चेंजेस को लाने में मदद करता है। और स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरीके से ये एनकरेज करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की बात करूं तो जैसे बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डायरेक्टिंग जो है मल्टीपल एलिमेंट्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सारे जो एलिमेंट्स है ये मिलकर एक होकर जो है यहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन जो है बनाता है। सुपरविजन का मतलब यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है, तो सुपर और विजन, सुपर मतलब ओवर एंड अबाउट, विजन मतलब टू सी। तो जो भी व्यक्ति आपसे अथॉरिटी में ओवर एंड अबाउ होता है वो आपके ऊपर नजर रखता है कि चीजें सही से हो रही है, नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे सुपरविजन कहा जाता है। मोटिवेशन की अगर बात करें तो मोटिवेशन एग्जैक्टली क्या है, लोगों को इंकरेज करना, लोगों को स्टिमुलेट करना कि एक तरीके से वो बेस्ट ऑफ द एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे काम करे। याद रखना मोटिवेशन वॉलंटरी है, आप जबरदस्ती नहीं ला सकते, ये इंटरनल फीलिंग एक तरीके से है। मोटिवेशन की अगर बात करें तो इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मैस्लोज नीड हायरार्की, जहां पे मैस्लो ने जो है ह्यूमन नीड्स को 5 डिफरेंट लेवल्स और कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसको एक पिरामिड के फॉर्म पे उन्होंने
उन्होंने दिया था। सबसे पहली नीड यहाँ पे कौन सी आती है? पहले तो ये समझ लो कि मैस्लो का क्लियरली कहना था कि जब तक फर्स्ट नीड सेटिस्फाई नहीं होती सेकंड पे नहीं जा सकते। सबसे पहले हर एक व्यक्ति अपने बेसिक नीड दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। रोटी, कपड़ा, मकान, सो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर जो है ये एक तरीके से फिजियोलॉजिकल नीड्स है। उसके बाद आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जहां पे बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद आप जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी इसके ऊपर फोकस करते हो। उसके बाद आता है आपका सोशलाइजेशन नीड्स। ह्यूमन जो है एक सोशल व्यक्ति होता है, तो दोस्त बनाना, रिश्ते बनाना ये ह्यूमंस को पसंद होता है, जो कि नेक्स्ट नीड है। उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम नीड, जो कि आपके ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, प्रेस्टीज जो है, जहां पे हमें ईगो सेटिस्फाई करने मिलता है, दैट इज योर नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड। उसके बाद आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, दैट इज द लास्ट नीड, जहां पे आपको लगता है कि भाई मेरे जिंदगी का पर्पस यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया। उसके अलावा मोटिवेशन के लिए जो काम करता है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स को दो कैटेगरी दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में यहाँ पे क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करती हूँ तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में सारी मॉनिटरी चीजें आती है जो कहीं ना कहीं आपको मनी बेनिफिट देता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं पे एंड अलाउंसेस की बात करूं, सैलरी एंड वेजेस है जो आपकी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस है कि जितना ज्यादा काम किया उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। बोनस की बात करो जो ईयरली ओवर एंड अबाउट आपके सैलरी के मिलता है। उसके अलावा जो प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है, जहां पे कंपनी कहता है कि देखो इतने तक का प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, उससे जितना भी ज्यादा हुआ एम्प्लॉयज में बांट देंगे। देन स्टॉक ऑप्शन की बात करें या को पार्टनरशिप की बात करें तो कंपनीज अपने जो शेयर्स है वो अपने एम्प्लॉयज को मार्केट प्राइस से काफी कम दाम पे देते हैं। यहाँ पे एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप आती है। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करें तो जो ग्रेचुइटी है, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, दीज आर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। पर्क्विसाइड्स की बात करें तो फ्री हाउसिंग अलाउंस, कार अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, बच्चों की फ्री की पढ़ाई, ये सारी पर्क्विसाइड्स में आती है। उसके अलावा कुछ इंसेंटिव्स ऐसे होते हैं जिनको मनी टर्म्स में नहीं तोला जा सकता और दे आर नोन एज नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। सबसे पहले आता है स्टेटस, जहां पे आपको एक हायर लेवल, हायर अथॉरिटी देके आपको एक स्टेटस देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, फ्रेंडली है, सब एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, सजेशन देते हैं, ग्रीवेंसेस सुनते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जहां पे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में सजेशन देने का मौका मिलता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ठीक है, जहां पे आपको एक फ्रीडम मिलता है टू टेक द डिसीजंस। जॉब सिक्योरिटी, जहां पे ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी लात मार के निकाल देंगे, यू आर परमानेंट, आपका जॉब सिक्योर है। उसके अलावा जॉब एनरिचमेंट, ठीक है, जहां पे आपको चैलेंजिंग टास्क देके, अलग अलग रोल्स देके आपको एक वो जो कहते हैं ना थ्रिल आता है जॉब में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज करियर एडवांसमेंट, जहां पे ट्रेनिंग देके, एडिशनल स्किल सिखा के वो आपकी करियर और ग्रोथ पे एक तरीके से यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज योर लीडरशिप। अब सबसे पहले लीडरशिप क्या होता है, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना। याद रखना लीडर्स के फॉलोअर्स होते हैं बट ये आप जबरदस्ती नहीं करते। बॉस क्या होता है, जो ऑर्डर देता है, लोग उनकी मानते हैं क्योंकि वो उसका बॉस है। बट लीडर के फॉलोअर्स होते हैं जो विलिंगली उनकी बात मानते हैं, जो विलिंगली उनसे मोटिवेट होते हैं, जो विलिंगली वो जो कहते हैं उसको फॉलो करते हैं। अब बेसिकली 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर। देखो बेटा, ऑटोक्रेटिक की बात करो तो हिटलर स्टाइल, जो बोला वही करने का, ना कुछ पूछने का ना कुछ बोलने का, ठीक है। डेमोक्रेटिक या जिसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कहते हैं, उसका एम होता है कि एक तरीके से एम्प्लॉय के सजेशन सुनना, उनको डिसीजन लेने के पहले सजेशंस वेलकम करना और देन डिसीजंस लेना। उसके अलावा लेज़र-फेयर की बात करो तो ये एकदम ऐसा फ्रीडम वाला लीडरशिप है, ठीक है, जो करना है कर, जब जरूरत पड़े पूछ लेना, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेज़र-फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एंड अ वेरी वेरी बिग टॉपिक जो कि है यहाँ पे कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर कौन, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। अभी यहाँ पे मैं अगर सेंडर की बात करूं तो आइडियाज हो, मैसेज हो, कोई भी चीज हो जो आप देना चाहते हो बाय एनी मीन्स, चाहे आप मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या, तो जो आप काम को लेकर बातें करते हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब इधर उधर की बिना काम की बातें, ठीक है। अब देखो बेटा, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब ये जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है इसको मैं मैराथन सेशन में विथ
केस स्टडीज कराऊंगी, ठीक है। और इसके लिए आज मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन तो करना है और उसकी जो केस स्टडीज है उसको भी यहाँ पे करना है, जो मैराथन सेशन में फुल ऑन इन डिटेल यहाँ पे कराया जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे कौन सा है भाई? नेक्स्ट चैप्टर मेरा यहाँ पे है दैट इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग की बात करें तो सबसे पहले कंट्रोलिंग का काम क्या होता है? टू इंश्योर थिंग्स आर डन एज पर प्लान, और चीजें प्लान के मुताबिक अगर नहीं हो रही तो डिविएशंस को फाइंड आउट करना, क्यों ये दिक्कतें आ रही है वो पता करना और उसको यहाँ पे करेक्ट करना, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का मेन काम एक ही होता है कि भाई ये देखो कि प्लान जो हमने बनाया, प्लान के मुताबिक यहाँ पे चीजें चल रही है या फिर नहीं चल रही है। अब कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ये अचीव करने में मदद करता है, क्योंकि प्लान को फॉलो करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे, इसके चांसेस सुपर हाई है। उसके अलावा एक्यूरेसी और स्टैंडर्ड्स आपको पता चलता है। देखो बेटा, काफी बार ऐसे होता है कि आपने स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया कि आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे, तो आपको पता चलता है कि भाई गड़बड़ प्लान में है, गड़बड़ काम में नहीं है, उतना ज्यादा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अचीव ही नहीं कर पा रहे। उसके अलावा मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज यहाँ पे आपके वेस्ट ना हो, साथ ही साथ एम्प्लॉय मोटिवेशन इंप्रूव हो। अगर चीजें प्लान के मुताबिक हो रही है तो उनका मोटिवेशन इंप्रूव होता है। टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये देखना कि बार बार कोई नजर रखा है तो भाई काम है, काम जो है प्लान के मुताबिक चुपचाप आप करो, करते रहो। एंड प्लस देयर इज कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, कि भाई जो काम हो रहा है वो आपका प्लान के मुताबिक यहाँ पे कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करें तो बेटा सबसे पहला लिमिटेशन है कि यहाँ पे आप स्टैंडर्ड जब सेट करते हो तो देखो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड तो सेट कर देते हो कि एक घंटे में आपके 8 बॉक्स बनने हैं, एक दिन में आपके 40 बॉक्स बनने हैं, बट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड कैसे सेट करोगे? क्योंकि क्वालिटी तो इंटेंजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है कि नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो बेटा, आप काम को कंट्रोल कर सकते हो, प्लान के मुताबिक जा सकते हो, बट काफी बार ऐसे होता है कि बिकॉज ऑफ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट आपका प्लान फेल हो रहा है। क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। काफी बार जब हम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो एम्प्लॉइज रेजिस्ट करते हैं, कंट्रोलिंग को रेजिस्ट करते हैं कि ये क्या है, बार बार हम पे नजर रखोगी क्या? ये एक दिक्कत है, ठीक है। उसके अलावा ये कंट्रोलिंग काफी बार कॉस्टली हो जाता है, बार बार नजर रखना, दिन भर देखना कि कौन क्या काम कर रहा है। यस, एट टाइम्स इट इज कॉस्टली, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, मेरा अंदाजा है कि प्रोसेस में से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी देखिए भाई, यहाँ पे केस स्टडी भी आ सकता है, वो भी मैं आपको कह रही हूँ। दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कंट्रोलिंग प्रोसेस को हम कर लेते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करें तो कंट्रोलिंग की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? तो सबसे पहले कंट्रोलिंग में हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जब तक स्टैंडर्ड्स ही नहीं है तो आप मेजर या कंपेयर किससे करोगे? राइट, प्लान है, क्या करना है पता है, तो देखोगे ना कि चीजें प्लान के मुताबिक जा रही है कि नहीं। तो पहले स्टैंडर्ड्स को सेट करो, उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी काम चल रहा है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। जैसे ये मेरे स्टैंडर्ड्स है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों को कंपेयर करो। अब मान के चलो एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम है, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? जिसको हम यहाँ पे कहते हैं डिविएशन। तो पहले आपको कंपेयर करना है दोनों को। अगर यहाँ पे दोनों में कुछ कम ज्यादा है, मतलब देयर इज सम डिविएशन। अब डिविएशन की बात करें तो बेटा हर एक छोटे से छोटे डिविएशन को कंट्रोल नहीं करना होता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि अरे यार 19.5 20 भी है ना तो भी कंट्रोलिंग करने का नहीं। डिविएशन की बात है तो पहले देखो कि क्या वो डिविएशन को कंट्रोलिंग चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं देखने के। एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखो बेटा, कुछ ऐसे की एरियाज होते हैं, ठीक है, KRAs इसको कहते हैं। कुछ ऐसे की एरियाज होते हैं जहां पे थोड़ी भी गड़बड़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे प्लान के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस एरिया में कोई मिस्टेक दिख रही है तो तुरंत अटेंशन चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहां पे आपको ये देखना है कि एक लिमिट सेट करनी है। जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट 100 रुपया होना चाहिए, अब 101 हुआ या 99 हुआ तो चलेगा ना। तो मैंने बोला 5% आगे पीछे चलेगा, मतलब 95 to 105 के बीच में चलेगा। तो कॉस्ट बढ़ा है, कितना हुआ? 101.2।
कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है, राइट। तो डिविएशंस एनालाइज करने के बाद अगर करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड है तो करेक्टिव एक्शन को यहां पे आपको लेना है, चीजों को सही करना है और ये भी इंश्योर करना है कि वापस जो है यहां पे चीजें पहले की तरह ना हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 की बात करो तो बेटा देखो, चैप्टर नंबर 9 आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब ये चैप्टर है ना 80 to 85% जो है मैं मैराथन में कवर करूंगी। रीजन बता देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये चैप्टर से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसमें आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है, उसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट है वो केस स्टडी के तौर पे आ सकता है, तो इसमें हमने भर भर के केस स्टडीज रखे हैं। साथ ही साथ अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस की बात करें, चाहे वो फाइनेंसिंग डिसीजन हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, डिविडेंड डिसीजन हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, इसको लेकर काफी केस स्टडीज मैं आपको मैराथन में कराने वाली हूं, तो उसमें ये सारे कंसेप्ट्स को मैं आपको रिपीट यहां पे कराऊंगी, ठीक है। बट ओवरऑल मैं आपको ये चैप्टर की अगर जिस्ट दे दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है या मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स या मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द ओनर्स, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जो भी हमारे फाइनेंसेस है उसको इस तरीके से हमें यूज करने हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स है उसको यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हम डिसीजंस लेते हैं उस डिसीजंस को मल्टीपल कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एक हम यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, एक हम यहाँ पे कैपिटल बजटिंग या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, जहां पे हम ये देखते हैं कि फिक्स एसेट जो है उसमें आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसमें सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जिसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, कि भाई आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है, फिक्स एसेट्स में कितना करना है, वर्किंग कैपिटल में आपको कितना करना है, राइट। उसके अलावा जो फाइनेंसिंग डिसीजन है दैट इज हाउ द फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात करो तो हमारे ओनर्स फंड्स भी है, डेट भी है, दैट इज बोरोड फंड्स भी है। तो कहां कौन से सोर्स से कितना पैसा हमें यहां पे रेस करना चाहिए, दैट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके अलावा जो आप डिविडेंड डिसीजन की बात करते हो तो डिविडेंड डिक्लेयर होता है आउट ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट, या जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो सारा प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ये मैंडेटरी नहीं है। तो कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कितना आप रिटेन्ड अर्निंग रखोगे, ये डिसीजन आपको डिविडेंड डिसीजन में लेना होता है। उसके अलावा हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो यहां पे फोकसिंग ऑन फंड्स एंड अदर अवेलेबिलिटी इन द लाइट फाइनेंशियल डिसीजंस को लेना। तो बेसिकली यहां पे कितने फंड्स यूज करने हैं, कितने रिजर्व्स रखने हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना फंड्स अवेलेबल है, आगे आपके क्या प्लान्स है, क्या चैलेंजेस है, तो उस मुताबिक जो आप अपने फाइनेंसेस को प्लान करते हो उसको यहां पे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और हर एक डिसीजन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं कि भाई हम कितना ज्यादा डिविडेंड दे, कितना कम डिविडेंड दे, कितना फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करें, कितना ना करें। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल को लेकर होता है। एज अ बिजनेस आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, फिक्स कैपिटल कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें जो फिक्स एसेट्स पे यूज होता है, तो जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। वैसे ही अगर मान के चलो सर्विस इंडस्ट्री में हो तो फिक्स कैपिटल आपको कम लगेगा, ठीक है। ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, स्टोर करके रखना पड़ता है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा एंड वाइस वर्सा। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, उसको हम इन डिटेल मैराथन में करेंगे विथ केस स्टडीज, ठीक है। इसीलिए मैं मैराथन के लिए रख रही हूं, वरना बोलोगे कि नहीं मैम आप तो बोले थे पूरा बिजनेस स्टडीज का वन शॉट कराओगे, लेकिन केस स्टडीज के द्वारा कराना है, इसीलिए मैराथन के लिए रख रही हूं, ठीक है। साथ ही साथ जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो डेट इक्विटी रेशियो है, वो भी मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में कराना है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको मैराथन के लिए रख रही हूँ। बेसिकली ये जो पार्ट बी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है, इसको मैंने ऐसे मैराथन स्पेशल ऐसे रख दिया था, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं हम टू द नेक्स्ट।
जो कि आपका यहाँ पे है चैप्टर नंबर 10 दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं तो एक ऐसा मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करते हो। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम होता है, जैसे एक मार्केट प्लेस होती है जहां पे बायर है सेलर है, तो फाइनेंशियल मार्केट में बायर और सेलर होता है, बट यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बल्कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इन चीजों का लेन देन होता है और इसी मार्केट को हम यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ये जो मार्केट है इसको बेसिकली 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज योर मनी मार्केट एंड योर कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट है बेसिकली जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है जिसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 1 साल है, जहां पे कंपनी को छोटे समय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करना है तो वो मनी मार्केट से रेज कर सकता है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो ओमिटेड है तो करने नहीं है। अब कैपिटल मार्केट की बात करूं तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे अब लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से ज्यादा के लिए अगर कंपनी को पैसा चाहिए 5 साल 10 साल 15 साल 50 साल 100 साल तो उसके लिए वो कैपिटल मार्केट से पैसा रेज कर सकता है। कैपिटल मार्केट को वापस 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो कंपनी जब फर्स्ट टाइम के लिए शेयर्स इशू करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अब प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी फर्स्ट टाइम के लिए शेयर्स इशू कर रही है तो डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पे कंपनी ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस करती है, इन्विटेशन टू द पब्लिक को देकर कंपनी जो है पब्लिक को इन्वाइट करती है टू बाय देयर शेयर्स। उसके अलावा इट इज ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट जहां पे कंपनी खुद सिलेक्ट करती है कि वो किसको शेयर्स बेचेगी किसको नहीं बेचेगी। उसके अलावा राइट्स इशू होता है विच इज मैंडेटरी एज पर लॉ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन में हम शेयर्स देते हैं जब भी न्यू इशू होता है। इलेक्ट्रॉनिक आईपीओस होता है, ठीक है, जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड से आईपीओस को इशू करते हैं, डिजिटल मेथड यूज करते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट को कॉमनली हम क्या कहते हैं, उसको यहाँ पे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जहां पे जो है रीसेल ऑफ सिक्योरिटीज होता है। तो यहाँ पे बायर भी इन्वेस्टर है, सेलर भी इन्वेस्टर है, जबकि प्राइमरी मार्केट में जो सेलर है इट इज अ कंपनी, जो बायर है इट इज एन इन्वेस्टर, ठीक है। उसके अलावा अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले आपका सेबी, उसके जो फंक्शंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी के 3 फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव। रेगुलेटरी फंक्शंस का काम होता है कि सिक्योरिटीज मार्केट में ऐसे प्रोसेसेस लाना, ऐसे स्टेप्स लाना, ऐसे मैकेनिज्म्स लाना जिससे मार्केट रेगुलेट हो सके, चीजें सिस्टमैटिक वे में हो सके। डेवलपमेंट फंक्शन का काम होता है कि लोग ज्यादा सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करें और लोग जो है सिक्योरिटी मार्केट में पैसा डाले, तो डेवलपमेंट इस मार्केट को और ज्यादा बढ़ावा देने की, डेवलप करने की कोशिश करती है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस की अगर बात करें तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस का काम होता है इन्वेस्टर्स और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं हो रहा, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग है या फिर प्राइस रैंकिंग है, ऐसी चीजें नहीं हो रही है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम होता है देखना, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स और सेबी की बात करूं तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना है, राइट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस, रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिकली सेबी के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये डेवलप इसलिए किया गया था कि जो हमारा सिक्योरिटीज मार्केट है हम उसको रेगुलेट कर सके, लोगों को मैल प्रैक्टिसेस फ्रॉड से बचा सके, कि लोग जो है इस मार्केट पे ट्रस्ट करके और पैसा इस मार्केट पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले अगर स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस की बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज का काम है लिक्विडिटी देना। हम अगर प्राइमरी मार्केट से शेयर्स को परचेस करते हैं तो ये शेयर्स को अगर हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाके इसको हम रीसेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग और सिक्योरिटीज जो कि होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो स्टॉक मार्केट यहाँ पे डिमांड सप्लाई कितना है वो बैलेंस करती है, मैच करती है एंड अकॉर्डिंगली प्राइसेस को यहाँ पे डिसाइड करती है। उसके अलावा जो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस है ये इंश्योर करना, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना बाय टेकिंग द सेविंग्स फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स और उसको प्रोडक्टिव यूज में एक तरीके से चैनलाइज करके लगाकर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। साथ ही साथ जो इक्विटी कल्ट है यहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करके, एजुकेशन क्रिएट करके लोगों में एक तरीके से एनकरेजमेंट देना कि भाई लोग जो है शेयर मार्केट पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें।
उसके अलावा स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, बारीक स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन होता है जहां पे हम एस्टिमेट्स करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो स्टॉक एक्सचेंजेस पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग कंपनीज, जो पास डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसके बेसिस पे हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि उनके जो सिक्योरिटीज है उसके जो प्राइसेस है बढ़ेंगे कम होंगे एंड सो ऑन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। देखिए बेटा कोई भी कंट्री है उसकी अगर डेवलपमेंट और ग्रोथ को देखना है ना तो उसकी स्टॉक एक्सचेंज को देख लो। अगर स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जा रहा है ना तो मतलब कंट्री भी जा रही है, ठीक है। अगर कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जा रहा है मतलब कंट्री भी ऐसे जा रही है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसकी मैक्सिमम वेटेज है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मेरा अंदाजा है 6 मार्क का एक केस स्टडी मार्केटिंग मैनेजमेंट से आएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो ये समझते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या। तो जब मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करती हूँ बेटा देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, तो डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स को इस्तेमाल करके जो एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट है उसको एक तरीके से बूस्ट करना या उसको इंक्रीज करना या उसको स्टिमुलेट करना। तो मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं, डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट टूल्स होते हैं जिसको इस्तेमाल करके हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे प्रोडक्ट या तो सर्विस को हम मैक्सिमम सेल कर सके। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी फिलॉसफीज यहाँ पे क्या है। तो उसको बेसिकली यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बनाओ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाओ, जो सस्ता बिकेगा और अवेलेबल होगा लोग उसको खरीदेंगे। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि भाई क्वालिटी पे भी फोकस करो, ऐसा नहीं कि सस्ता बनाया बिक गया, क्वालिटी फीचर्स उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस कर लो। उसके अलावा सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि देखो भाई बनाओ कुछ भी, बेचने पे एडवर्टीजमेंट पे फोकस करो। उसके बाद आता है मार्केटिंग कंसेप्ट जो कहता है भाई लोगों को जो चाहिए ना, जो उनकी नीड है, जो उनकी वांट है उसको समझ के बना के दोगे ना तब जाके लोग खरीदेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट आता है जो कि कहते हैं कि भाई आज के जमाने में अगर आपका बिजनेस एथिकल नहीं है, अगर आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं हो, अगर आप इकोलॉजिकल नहीं हो, बिजनेस लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेगा, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करता है, तो मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, डेटा को गैदर करता है, उसको स्टडी करता है, उसको एनालाइज करता है, देन वो मार्केट को प्लान करता है कि भाई ये मेरा टारगेट है तो मुझे किस तरीके से मेरे टारगेट को अचीव करना है। उसके बाद हम अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप करते हैं। जो भी हमें डेटा मिला, जो भी हमारा रिसर्च है, नीड एंड वांट को हमने समझा है, उस मुताबिक हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। देन हमारा फोकस होता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सारे प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस हो, उनकी क्वालिटी फीचर्स एक समान हो। और ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि काफी बार हम प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन द फीचर्स हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रेड करते हैं। जैसे मैंगोज होता है तो ए क्वालिटी मैंगोज, बी क्वालिटी मैंगोज, हम उसको क्वालिटी वाइज उसको डिफरेंशिएट करते हैं। उसके अलावा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखिए बेटा पैकेजिंग एक तरीके से एक साइलेंट मार्केटिंग टूल होता है जहां पे इसका मेन पर्पस होता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, और लेबलिंग का मेन पर्पस होता है प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देना। देन हम फोकस करते हैं ब्रांडिंग पे, जहां पे कोई भी प्रोडक्ट को जब हम एक नाम दे देते हैं जो कि ट्रेडमार्क होता है जनरली, तो वो बन जाता है एक ब्रांड। उसके अलावा द नेक्स्ट इज प्राइसिंग एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं नहीं कहती हूँ कि सस्ता प्रोडक्ट दो, बट बेस्ड ऑन डिमांड एंड अदर फैक्टर्स जिसके बेसिस पे प्राइसेस एनालिसिस होते हैं, उसके मुताबिक प्राइसेस आपको डिसाइड करने हैं। देन उसके प्रमोशन पे फोकस करना है, तब एडवर्टीजमेंट करो, पर्सनल सेलिंग करो, पब्लिक रिलेशंस पे फोकस करो, ये सारे प्रमोशनल टूल्स हैं। देन हम फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट तक कैसे पहुंचे, तो हम ट्रांसपोर्टेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है उसके ऊपर फोकस करते हैं। देन काफी बार हम प्रोडक्ट को बल्क में बनाते हैं तो उसको जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होती वेयर हाउसेस में हम सेफली स्टोर करते हैं। प्लस हम कस्टमर सपोर्ट सर्विस देते हैं कि कभी हमें फीडबैक लेना है, कस्टमर्स को कंप्लेन रेज करनी है, तो इस कस्टमर सपोर्ट सर्विस के द्वारा वो इसको यहाँ पे आसानी से कर सके, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है आपके फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। देखिए बेटा सबसे पहले ये एक्सचेंज मैकेनिज्म है, ठीक है, बायर सेलर का एक्सचेंज मैकेनिज्म है जहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो। उसके अलावा कस्टमर को वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट देना और एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करना, बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसका फीचर्स बताते हो और एक ऑफरिंग अपने जो कस्टमर्स है उसके लिए क्रिएट करते हो। साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, वो समझ के उस मुताबिक प्रोडक्ट को बनाकर आपको उनको यहाँ पे देना होता है, ठीक है।
चलिए, उसके अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अगेन इसको मैराथन में कराया जाएगा फॉर अ वेरी वेरी सिंपल रीजन कि भाई इसके ऊपर हमें केस स्टडीज करनी है। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि 4 P's ऑफ जो मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट भी मिक्स है, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स में जो ब्रांडिंग है, जो लेबलिंग है, जो पैकेजिंग है, उसको भी हम इन डिटेल करेंगे। प्राइसिंग की बात करें तो जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, उसको भी मैराथन में इन डिटेल कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। या तो प्राइसिंग फैक्टर्स की बात करें तो भाई प्राइसिंग फैक्टर्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि एज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको चाहिए तो प्राइसिंग फैक्टर्स तो भाई मैं यहां पे भी कवर कर सकती हूं। चलिए भाई यहीं पे कवर कर देते हैं ना, तो बच्चे बोलेंगे मैम मैराथन बोल के बहुत सारी चीजें तो पढ़ाई नहीं, है ना। चलिए भाई, हम जो प्राइसिंग फैक्टर्स है इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्राइसिंग फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कितना हुआ। कभी भी प्राइस कॉस्ट के जितना या कॉस्ट से कम नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है ना, तो बहुत बार हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं। 100 का बना 20 तक का प्रॉफिट 120 में बेचेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है यूटिलिटी एंड डिमांड। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके डिमांड और यूटिलिटी ज्यादा है वो हायर प्राइसेस पे भी बिक जाते हैं, तो उसके प्राइसेस ज्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। देखो बेटा, मोनोपोली है, कम से कम कंपटीशन है तो ज्यादा प्राइस पे बेच सकते हो, एंड वाइस वर्सा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, काफी बार गवर्नमेंट जो है प्राइस कैप डिसाइड कर देता है, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देता है, तो उस मुताबिक भी आपको प्राइसेस को सेट करना है। नेक्स्ट है आपके जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? आपको ज्यादा बेचना है या ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। अब मैं कहती हूं मुझे सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है, तो प्राइसेस ज्यादा नहीं हो सकते। चीजें महंगी रख के ज्यादा बेटा कभी नहीं बेच सकते, वरना लॉ ऑफ डिमांड टूट जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मार्केटिंग मेथड्स। बहुत बार जब हम एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, तो प्रोडक्ट थोड़ा हायर प्राइसेस पे भी इजीली यहाँ पे सेल ऑफ हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी आपके प्रोडक्ट मिक्स है या प्रोडक्ट में जो ब्रांडिंग है, लेबलिंग है, बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है उसको हम यहाँ पे मैराथन में कवर करेंगे। अगेन फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि मुझे उसके ऊपर केस स्टडीज कराने हैं। ठीक है, तो सारे प्रमोशनल टेक्निक्स को कवर किया जाएगा, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग कवर किया जाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे आपका लास्ट चैप्टर भी है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करती हूँ, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक आता है जो आपके कंज्यूमर के राइट्स है। ठीक है, जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स है, उसके अलावा जो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट, ये दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट हम सारी की सारी चीजें जो है एक बार उसको क्विक से यहाँ पे रिविजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करूं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों आया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 कहां से इसका जन्म हुआ? तो पहले जो मैन्युफैक्चरर्स है, बिजनेस है, कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, चीट करते थे, फ्रॉड करते थे, आज भी करते हैं। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ी। सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज को परचेस करता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नॉट फॉर रीसेल। इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी आ सकता है, राइट। उसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट में कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? तो कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? तो कोई भी कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर। मान के चलो एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके 100 लोगों को नुकसान हुआ, तो एक व्यक्ति उन 100 के बदले यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। उसके अलावा कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है, गवर्नमेंट है या लीगल हेयर्स है। अब मान के चलो किसी के पप्पा को कुछ हो गया, राइट, तो अब ऐसे केस में तो मतलब वो भी व्यक्ति जो है अपने डिजीज्ड फैमिली मेंबर के बदले ये जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो कौन भी मतलब जो व्यक्ति रिलेटेड होता है, याद रखना, तो वो ये कंप्लेन जो है रजिस्टर
कर सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि है डिफरेंट राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब एज अ कंज्यूमर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक बहुत सारे डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको एक्सरसाइज भी करेंगे। सबसे पहले राइट की अगर बात करूं तो सबसे पहला राइट कहता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एज अ कंज्यूमर आपको कंज्यूमर एक्ट के बारे में, कंज्यूमर के लिए जो राइट्स है, जो प्रोविजंस है, जो यहाँ पे आप कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, क्या रिड्रेसल मिल सकता है, इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना, एजुकेट करना, ये आपका हक है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके अलावा राइट टू सीक रिड्रेसल या रिलीफ। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब क्या? किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया, आपने कंप्लेंट रेज किया, तो आपके पास पूरा हक है कि आपको उसका जो है एक तरीके से जस्टिस मिले, आपको उसकी जो है भरपाई करके मिले। उसके अलावा राइट टू बी हर्ड। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है तो सामने वाला आपकी कंप्लेंट सुनना चाहिए। राइट टू चूज। कोई भी आपको सेलर फोर्स नहीं कर सकता कि यही प्रोडक्ट लेना है, यही ब्रांड का लेना है। आपके पास जो भी ऑप्शंस है, जो भी वैरायटीज है, यू हैव द राइट टू चूज। उसके अलावा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि भाई जो भी प्रोडक्ट है उसको रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है लेबलिंग के द्वारा आपको मिलनी चाहिए। सामने वाला सेलर कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छुपा नहीं सकता। उसके अलावा राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी बेटा क्या कहता है कि जो भी प्रोडक्ट बने उसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज हो, इट शुड बी सेफ फॉर कंजम्पशन, सेफ फॉर द कंज्यूमर। कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट जो है सेलर यूज नहीं कर सकता। अगर पता चला तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, बट एज अ कंज्यूमर आपके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है बेटा। आपको यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। हर एक गुड्स के जो स्टैंडर्ड्स है चेक करने के लिए जो डिफरेंट मार्क्स होते हैं, जैसे ISI मार्क है, एग मार्क है या फूड ग्रेडिंग मार्क्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्हीं मार्क्स को चेक करके जनरली आपको स्टैंडर्डाइज गुड को परचेस करना होता है। प्लस जो है एसोसिएटेड रिस्क जो होते हैं हर एक प्रोडक्ट को लेकर, वो आपको रीड करने होते हैं, लेबलिंग रीड करना होता है और आपको ये रिस्क को पढ़ना होता है। जैसे काफी बार हम जब स्किन को या फेस वॉश ऐसे कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें क्लियरली गिवन होता है कि भाई प्लीज एलर्जी टेस्टिंग करो, तो ये आपको करना है। उसके अलावा रीड लेबल्स केयरफुली, लेबल्स को केयरफुली रीड करना है, इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ना है बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट। फेयर डील आपको यहाँ पे लेनी है। ऐसा नहीं है कि काफी बार ब्लैक में खरीद लिया, जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज्यादा दे दिया। कभी भी अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लो तो हमेशा बिल के लिए मांगो, कैश मेमो मांगो। अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो कंप्लेंट को फाइल करो। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज एंड बाय लीगल गुड्स ओनली। कभी भी इलीगल गुड्स है उसको ना खरीदो। कंज्यूमर सोसाइटीज को फॉर्म करके अवेयरनेस इंक्रीज करके ये जो फ्रॉड्स होते हैं उनके खिलाफ लड़ो और एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करो। अगर आपके पास ऑप्शन है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हो, प्लीज उसको परचेस करो। बट फिर भी अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत आती है तो रिड्रेसल मशीनरी दी गई है जो 2019 एक्ट में यहाँ पे अपडेट हुई है। 3 टियर रिड्रेसल फोरम आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स है, 1 शुड बी वुमेन। यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स जो है इट शुड बी अप टू 1 करोड़। तो 1 करोड़ तक के जो वैल्यू ऑफ गुड्स है डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ जो है दैट कैन गो इनटू स्टेट। मोर देन 10 करोड़ जो है नेशनल कमीशन में जाने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन में 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स है। डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्टेट कमीशन का कौन बन सकता है? वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। नेशनल कमीशन का कौन बन सकता है? वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट नेशनल कमीशन में देयर इज अ प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक विमेन होना चाहिए। अगर ये तीनों भी आपको सेटिस्फाई नहीं करते तो यस आप हायर अथॉरिटी में जा सकते हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया, नहीं सेटिस्फाइड हो तो 45 डेज का टाइम मिलता है, स्टेट में जा सकते हो। स्टेट में नहीं हो तो नेशनल में जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। यहां पे अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो एज अ कंज्यूमर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन है जो इससे कम होता है। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत अनऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूटेड कंज्यूमर्स है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ काफी कंज्यूमर्स आज भी इग्नोरेंट है, आज भी लेबल्स नहीं पढ़ेंगे, आज भी उनको स्टैंडर्ड्स नहीं पता, जो सामने वाला बोलेगा समझ के भरोसा करके खरीद लेंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो भाई चुपचाप जो कायदे फॉलो करो सो दैट मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो। मॉरल जस्टिफिकेशन देता है कि भाई कंज्यूमर से अपना बिजनेस चलता है तो उनको चीट नहीं करना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में मदद करता है, जैसे राइट टू सेफ्टी। तो भाई हार्मफुल गुड्स तो आपको वैसे भी नहीं बनाने ना, गुड क्वालिटी गुड्स जो है आपको देने हैं।
यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, जो बिजनेस यूज करता है सोसाइटी के रिसोर्सेज को, तो सोसाइटी को इन रिटर्न देने की बात तो आती ही है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कंज्यूमर्स खुश है तो बिजनेस को ही लॉन्ग टर्म में इसका जो है बेनिफिट यहां पे मिलेगा। उसके अलावा जो बहुत सारे एनजीओस है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, उनका भी बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट रोल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, यहां पे सबसे पहले पब्लिक को एजुकेट करना, उनको डिफरेंट पीरियोडिकल्स जैसे न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, इनमें आर्टिकल्स पब्लिश करके अवेयरनेस क्रिएट करना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को टाइमली टेस्ट करना, कंज्यूमर्स को एनकरेज करना कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई ऐसी कंपनी है तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करे, लीगल असिस्टेंस देना एज एंड व्हेन रिक्वायर, और कंज्यूमर्स के बदले यहां पे कंप्लेंट्स को फाइल करना। तो ये जो एनजीओज एंड ऑर्गेनाइजेशंस है, काफी रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरियाज, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू क्रिएट अवेयरनेस, और ये जो फ्रॉड हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं यहां पे स्टॉप करने की। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा वन शॉट रिवीजन है वो यहां पे खत्म होता है। ठीक है, बट याद रखना हमें यहां पे जो है दोबारा जरूर मिलना है आगे के मैराथन में। ठीक है, मैराथन में यहां पे क्विक रिवीजन करके आना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैराथन में कवर कराया जाएगा, केस स्टडीज को फुल ऑन मैराथन में यहां पे कवर कराया जाएगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो न्यूमेरिकल्स है उसका तो डर बिल्कुल खत्म कर देना, उसको हम मैराथन में बिल्कुल आपके लिए यहां पे कवर कराएंगे। ठीक है, तो वापस हम मैराथन में मिलेंगे, और वो भी लाइव मैराथन में हम यहां पे बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जोरों शोरों से तैयारी जो जारी है उसको बिल्कुल जारी रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।